पचरंगी लहरिया साफा है जहाँ की पहचान, जहाँ जन्मे वीर अगणित ग्रंथों में किया गुणगान। वाह। जो है सार गर्भित, जो है नैनाभिराम, वो है हमारा प्यारा राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। क्या बात है। नमस्कार, राम राम, खमा गणिसा, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। स्वीकार कीजिए प्रज्ञा का नमस्कार। और मैं हूँ विक्रम सिंह राजपुरोहित। अलबेलो राजस्थान में आप सगळारो घणे मानसू, घणे हितसू, घणे कोटसू, हिवडेसू आप सगळारो स्वागत है, अभिनंदन है अलबेलो राजस्थान रे माए, जिसमें राजस्थान की संस्कृति, कला संस्कृति, राजस्थान की खूबियां हम समेट कर लाते हैं और एक खास मेहमान हमारे साथ होते हैं, वो आपसे चर्चा करते हैं। क्यों प्रज्ञा? बिल्कुल। और विक्रम जी, आज खूबसूरत सी सुबह है, तो कौन है हमारे आज के मेहमान पावने, ये जरा बता दें हमारे दर्शकों को। जी जी बिल्कुल। और उनके परिचय से पहले प्रज्ञा मैं एक और जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि वो मेहमान हैं, वो बहुत खास हैं, तो उनके तारुफ के लिए थोड़ा सा और समय ले लेते हैं। और आज महाकुंभ का एक जो पूरे देश में माहौल चल रहा है, तो महाकुंभ की थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त विदेशी लोग भी हैं जो महाकुंभ के लिए भारत में जुट रहे हैं। प्रयागराज में आज जिस तरह का माहौल है, वो देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरा आस्था का सैलाब है वो हिंदुस्तान में बह रहा है। क्यों प्रज्ञा? बिल्कुल, आस्था का सैलाब बह रहा है और विदेशी श्रद्धालु भी हमारे यहाँ आते हैं और संगम में डुबकी लगाकर अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। और पुण्य फल देने वाला जो ये महाकुंभ है, ये 144 सालों बाद इस बार प्रयागराज में हो रहा है। तो मेरा तो ऐसा मन कर रहा है विक्रम जी कि हम भी वहां चलें और श्रद्धा के सैलाब में हम भी उसका हिस्सा बने। बिल्कुल, वो उसमें हिस्सा बनेंगे। एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा प्रज्ञा, कि आज दर्शकों के लिए भी जानकारी है कि 70 साल पहले जब महाकुंभ का जो कवरेज था, वो भी दूरदर्शन के द्वारा ही दर्शकों ने देखा था। और 70 साल बाद जो दूरदर्शन दिखा रहा है और अलग अलग प्रसारणों के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो महाकुंभ का एक अलग ही एक नजारा है। और अब हम आते हैं पावना, जो हमारे गेस्ट हैं, उनका हम परिचय करवाते थे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं प्रज्ञा, वो परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन उनके परिचय में बस ये कहूंगा कि जो जहां रहे हैं, जन जन के लाडले रहे हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, अलग अलग विभागों में रहे हैं, और वर्तमान में पशुपालन विभाग, डेयरी विभाग, गोपालन विभाग के शासन सचिव हैं। तो आदरणीय डॉक्टर समित शर्मा का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार और राम राम। सर, आज आप इस मंच पर आए हैं अलबेलो राजस्थान की, बहुत सी आपसे बातें करेंगे। आपका जो सफ़र रहा है उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है आईएएस बनने का सफ़र। सर, कुछ लोगों का सपना ही रह जाता है, क्योंकि हज़ारों लाखों विद्यार्थी हर साल आईएएस के लिए, प्रशासनिक सेवाओं के लिए फॉर्म भी भरते हैं, तैयारियां भी करते हैं। लेकिन जब आपका आईएएस प्री क्लियर होता है, फिर मेंस की आप तैयारी करते हैं, और जब मेंस में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो एक खुशी बहुत ही अलग होती है। और डॉक्टर से आईएएस बनने का जो आपका सफ़र रहा, कितना चुनौतीपूर्ण रहा, कितना उतार चढ़ाव भरा रहा, ये हम विस्तार से जानना चाहेंगे। जी धन्यवाद। मैंने एक ही जीवन काल में 2 जीवन जिए जी, एक चिकित्सक का जीवन और एक आईएएस अधिकारी का जीवन। और मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों ही जीवन मेरे लिए बहुत आनंद से भरे हुए थे, संघर्ष से भरे हुए थे, पर शानदार थे जी। और ये मैंने बचपन से तय कर रखा था कि मुझे कलेक्टर बनना है, आईएएस अधिकारी बनना है। और जब हम 10th में पढ़ रहे थे, उस समय मेरे फादर के फ्रेंड हैं, वो मेरे गुरु भी हैं, तो मैंने उनको बताया, वो पीएमटी कोचिंग देते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई कल से आप पढ़ने आ जाना। उस समय हमारे नीट नहीं होता था, प्री मेडिकल टेस्ट होता था जी। तो मैंने कहा अंकल मुझे तो आईएएस बनना है, मेरे को डॉक्टर नहीं बनना। तो उन्होंने कहा मुझे डॉक्टर बन के भी आईएएस बन सकते हैं। तो फिर वो सफ़र वैसा शुरू हुआ, और फिर मैंने एमबीबीएस किया, फिर मैंने एमडी किया पीडियाट्रिक्स में, और फिर साथ में सिविल सेवा की तैयारी भी करता रहा। और एक बात कही गई है कि वॉट एवर ह्यूमन माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव। तो अगर इंसान किसी भी चीज़ की कल्पना कर सकता है, उसके लिए फिर पूरी तरह से प्रयास करता है, 100% एफर्ट्स डालता है, तो वो कार्य पूरा होता है, वो संभव होता है। तो मुझे भी पहले बहुत कठिन और बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य लगता था। और फिर हमारे कॉलेज में हमारी एक सीनियर थी, तो उनका सिलेक्शन हो गया आईपीएस में। अच्छा। तब मुझे पहली बार ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई, हम भी अगर और मेहनत करें तो हमारा भी हो सकता है सिलेक्शन। और फिर मुझे बार बार प्रयत्न करना पड़ा, 2 बार इंटरव्यू से वापस लौटना पड़ा, और तीसरी बार तो इंटरव्यू का कॉल ही नहीं आया। तो अच्छा। बड़ा, मैं कहना चाहता हूँ आपको, बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। और आपके परसिवरेंस का, आपके
आपकी स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है, नॉलेज का नहीं। बिल्कुल। नॉलेज तो है ही, तो फिर जैसा भगवान ने चाहा था और भगवान के आशीर्वाद से और परिजनों के सहयोग से ये सपना पूरा हुआ। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले अटैम्प्ट में आपका नहीं हुआ, दूसरे अटैम्प्ट में नहीं हुआ, तीसरे में कॉल ही नहीं आया इंटरव्यू के लिए। सर ऐसे में जो एक आम बच्चा है या आम विद्यार्थी है या आम आदमी है जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसका अगर पहले अटैम्प्ट में नहीं होता, दूसरे में नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो अपनी आशा हार जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं बोलते हैं कि अगर आप अपने फेलियर को नहीं संभाल सकते तो आप अपनी सक्सेस को भी नहीं संभाल पाओगे। ऐसे विद्यार्थियों के लिए सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आईएएस बनना सपने को सच करने जैसा होता है, उसके लिए मेहनत भी चाहिए होती है। ऐसे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आईएएस बनना ही नहीं, जीवन में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम या कोई भी लक्ष्य अपने लिए तय करता है तो उसमें बाधाएं तो निश्चित रूप से आती है। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि जब हम संघर्ष करते हैं तो संघर्ष से शक्ति आती है। बिल्कुल। जैसे एक अगर कोई वेट लिफ्टर होता है, वो रोज वजन उठाता है, उसकी मसल्स हैं, उस वेट के अगेंस्ट वो संघर्ष करता है तो उससे उसकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, और फिर जब संघर्ष से शक्ति आती है तो उसी से सक्सेस मिलता है। बिल्कुल। फेलियर तो इनएविटेबल है, लाइफ में होंगे ही होंगे, कभी पहला, कभी दूसरा, कभी तीसरा, पर जिसने तय कर रखा है कि हाँ हमें तो आगे जाना है तो उसको वो इस चीज़ को जानते हैं कि फेलियर है वो स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस है। तो उस पर कदम रख के फिर हम आगे जाते हैं। कोई भी व्यक्ति सीधा 10वीं या 12वीं सीढ़ी पे नहीं जा सकता, अगर छत पे जाना है तो हमेशा उसको पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी पे जाना पड़ता है। जी बिल्कुल। और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर समित शर्मा, जब आप MBBS MD करके जब आप डॉक्टर के रूप में स्थापित हो चुके थे, उसके बाद 2006 में शायद SDM के रूप में आप पहली बार जोधपुर में आपका पदस्थापन हुआ। वो घटना कैसे, कुछ याद है उससे जुड़ी हुई, कुछ याद आ रही है आपको? एक डॉक्टर से IAS अधिकारी का एक जो सफर था उस समय की कोई याद? और सर जब पहली बार आईएएस के पद पर बैठकर उस कुर्सी पर बैठे, वो कैसा अनुभव था? क्योंकि पहली बार जो भी चीज होती है उसका एक अलग ही अनुभव होता है। देखो, इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। यस। और कई साल लगे मुझे, और जब मैं फाइनल MBBS में था तब मैं पहली बार, उस समय यूनिक क्वांटिसेंस ऑफ जनरल स्टडीज़ नाम की किताब आती थी, बहुत मोटी किताब होती थी जी। तब से मैं उसको पढ़ता रहता था। और मुझे अभी भी ध्यान है, जब मैं PG कर रहा था तो हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनको लगता था कि पढ़ता रहता है ये, तो वो हमेशा कहती थी कि भाई कोई अगर मान लो जी मैं कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता था तो वो थोड़ा सा टॉन्ट भी कई बार कर देते थे कि भाई ये तो देखो लो कलेक्टर साहब आ गए जी। तो वो ह्यूमिलेशन भी मैंने फेस किया है, क्योंकि जब लोग आपका आकलन करते हैं तो वो फिर हर रूप में करने लगते हैं। अगर आप SMS मेडिकल कॉलेज जाएं तो मुझे आज भी ध्यान है, वहाँ कुछ पुराने हमारे कुछ डॉक्टर्स होंगे जो या नर्सिंग स्टाफ होंगे, वो आज भी जाएंगे तो मेरे बारे में पूछेंगे, वो कहेंगे साहब वो डॉक्टर साहब हैं जो नाइट ड्यूटी में भी पढ़ते रहते थे, ICU में भी ड्यूटी थी, वहाँ भी पढ़ते रहते थे। तो मुझे एक एग्ज़ाम का मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। जब मेरे मेंस का जब समय आया देने का, प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद, तो मेंस का एग्ज़ाम क्या होता है, उसमें अलग अलग परीक्षा होती है, जनरल स्टडीज़ का होता है, फिर ऑप्शनल होता है, फिर ऑप्शनल होता है, तो उसमें काफ़ी समय चलता है, तो करीब 1 महीने, सवा महीने की प्रक्रिया होती है ये। तो उस समय मेरी ड्यूटी इंटेंसिव केयर यूनिट में लग गई। इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट में ड्यूटी होती है, तो उसमें 3 डॉक्टर्स रहते हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट, एक नाइट शिफ्ट जी। तो मुझे आज भी ध्यान है कि मैं 3 शिफ्ट ड्यूटी साथ करता था, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, मॉर्निंग इवनिंग नाइट। फिर उससे एक दिन का समय मिलता था मेरे पास, तो मैं एक दिन उसकी तैयारी करता था, और फिर एक दिन मैं एग्ज़ाम दे के जाता था, और फिर एग्ज़ाम दे के आके फिर मैं शाम को वापस नाइट ड्यूटी करता था। अच्छा। तो मैं ये घटना इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी बड़ाई करने के लिए नहीं, मेरी प्रशंसा करने के लिए नहीं, इसलिए बता रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति इतना डिटरमाइंड होगा किसी भी चीज़ के करने के लिए, तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलेगी। और अगर नहीं होगा, अगर मैं दूसरी चीज़ देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मान लीजिए मुझे 1-1.5 महीने की छुट्टी मिल जाती और मैं आराम से तैयारी करता, तो शायद मैं इतना एफर्ट नहीं डालता, तब शायद मुझे 60 सेकंड से 1-1 सेकंड की कीमत उतनी नहीं पता होगी जितनी उस समय पता थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति अगर कोई जीवन में जिनको आप सफल व्यक्ति के रूप में देखते हो, तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, और संघर्ष से ही सफलता का रास्ता या सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, मतलब सारांश इसका बिल्कुल। तो सर वो फिर से SDM वाली बात हम बार बार जानना चाहेंगे, क्योंकि उस कुर्सी पे आप बैठे थे, एक डॉक्टर से वहाँ का सफर, वो कोई यादगार, वो आपने कैसा महसूस किया? कुछ बदलाव था या कुछ लगा कि सपना सच हो गया? और सर अभी आपने बोला कि अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहता, लेकिन जब आप जैसे व्यक्तित्व वाले जब यहाँ पर आते हैं, इस कुर्सी पर बैठते हैं, तो जो हमारी जनता है वो बहुत मोटिवेट होती है कि जब इतने एफर्ट्स के बाद IAS कोई बनता है तो हम क्यों ना प्रयास करें। फेलियर से डरना नहीं है, सक्सेस को सोचकर आगे बढ़ना है।
मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आईएएस होना ही सक्सेसफुल होना नहीं है, बिल्कुल, है ना। ये एक प्रतिष्ठित सामाजिक सेवा है या प्रतिष्ठित एक पब्लिक सर्विस है, बट इसके बियॉन्ड भी और अदर सर्विसेज है। मेरा ये मानना है और बहुत स्ट्रांगली मानना है कि हर प्रोफेशन वो इम्पॉर्टेंट है और सम्मानजनक है। बिल्कुल, उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो डिफरेंट है, बट कोई भी एक दूसरे से सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है। बिल्कुल सर, ये कॉम्प्लेक्स ही हटाना है हमें और इससे आगे बढ़ना है। जी। सर, बतौर आईएएस आपके विभिन्न विभागों में तबादले होते रहे, विभिन्न विभागों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं और हर विभाग में जाकर बहुत से नवाचार किए जो सकारात्मक रहे। सर, इस बारे में हम जानना चाहेंगे विस्तार से। और एक घटना जब आपके बारे में कल मैं पढ़ रही थी तो मुझे पढ़ने में आई थी कि चित्तौड़गढ़ के जब आप कलेक्टर रहे और जब वहाँ से आपका तबादला हो रहा था तो हज़ारों की संख्या में लोग, विक्रम जी, सड़क पर आ गए थे सर का ट्रांसफर कैंसिल करवाने के लिए, आप कहीं ना जाएं। बिल्कुल, ये भावना बहुत कम देखने को मिलती है। बिल्कुल, तो सर इस बारे में विस्तार से बताएं, क्या ये घटना थी और क्या पूरे मानसिकता रही जनता की और आपके बीच के संबंध? देखिए, जब कोई भी आईएएस अधिकारी पहली बार कलेक्टर बनता है जी, तो वो बहुत उत्साहित होता है और लगभग सभी उत्साहित होते हैं और उनका एक सपना होता है जो पूरा हो चुका होता है। और उस समय मैं समझता हूँ कि 20-30 लाख 35 लाख जनसंख्या होती है जिनको आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। तो ये चुनौतीपूर्ण कार्य था। ये काम मैंने पहले कभी किया भी नहीं था जी, पर मुझे एक शौक़ था कि मुझे जितने लोगों की मैं मदद कर सकता हूँ वो मुझे करनी चाहिए और यही एक जिला कलेक्टर का काम भी होता है। अलग अलग विभागों की जो राजकीय योजनाएं होती हैं उनको लोगों तक पहुँचाना, बिल्कुल, और उनकी जो भी समस्या आती है उसका समाधान करना। तो मुझे इस काम में मज़ा आता था और मैं इस काम को बहुत एंजॉय करता था। तो स्वाभाविक रूप से लोगों को भी जो काम है उनके होने लगे। मैंने बहुत कोई बड़ा काम नहीं किया। जो सामान्यतः जो सेवाएं लोगों को मिलनी चाहिए उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित कराया। तो जैसे कि अगर कोई मान लीजिए कोई शिक्षक हैं तो स्कूल जाएं और बच्चों को पढ़ाएं वहाँ पे, कोई डॉक्टर हैं या नर्सिंग कर्मी हैं वो अस्पताल जाएं, वहाँ पे कोई मरीज आए तो उसको मिल जाए, वहाँ पे उसको जो गोली दवाई है वो दे दें। इसी प्रकार कोई राशन की दुकान पे कोई जा रहा है तो, या कोई लाइसेंस बनवा ले, आरटीओ के दफ्तर जा रहा है तो उसका वो काम हो जाए, यही हमारा प्रयास रहता था। और उसके लिए मुझे ध्यान है हम लोग जन सुनवाई आयोजित करते थे प्रतिदिन। काफ़ी लोग आते थे और कुछ चुने हुए अधिकारी कोई सामने मेरे बैठ रहते थे। तो जो भी कोई व्यक्ति आता था तो उनसे वो कहते थे साहब हमें जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो मैं उनसे कहता भाई इनसे बात करा दो, जो भी डीटीओ हैं या उनके जो जूनियर ऑफिसर हैं उनसे कर लो वो कब कहाँ मिलेंगे। तो उनको एक बार फ़ोन कर देते व्यक्तिगत रूप से। जैसे मान लीजिए सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है वो होता है पटवारी से काम करवाना। अच्छा। और वो पहली बात तो मिले ही ना जी, मिले तो बात ना करे, बात कर ले तो फिर काम ना करे। कई उसमें कुछ गलत लोग होते हैं, कोई सेवा शुल्क की अपेक्षा भी कर लेते हैं। तो इस सिस्टम में उसका आदमी का काम करवाना। तो मैं एक बात कहता था, ऐसा नहीं कि सिस्टम में काम नहीं होते, सिस्टम में काम होते भी हैं। सिस्टम में काम सरलता से दो तरीके से होते हैं। एक तो सिफारिश से काम होता है। जैसे मान लीजिए आप के कोई व्यक्ति नोन है, आपके कोई पड़ोसी हैं, आप मुझे कह दें, साहब फ़ोन कर दें, मैसेज कर दें कि साहब ये व्यक्ति कोई आ रहा है, इसकी कठिनाई है, आप थोड़ी सी मदद कर दें। तो ऐसे में ये स्थिति होती है, मैं उनको कह के रखूँगा। या मान लीजिए आप मेरे साथ के अधिकारी हैं या कोई सीनियर मेरे से सीनियर हैं, आप मुझे कहते हैं, तो मैं फिर ये और कह के रखूँगा भाई वो आएंगे तो उनको आप बैठा लेना, पानी पिलाना, फिर मेरे से मिलवा देना। आप समझ रहे बात? एक तो इस तरह सुचारू रूप से काम होता है। दूसरा होता है रिश्वत से या भ्रष्टाचार से, जो हम देखते हैं सरकारी विभागों में। तो क्या होता है, वो कहता है साहब जैसे कोई लाइसेंस बनवाना है तो वो कहते हैं साहब जो उनका एजेंट होता है या जो आप अपने आप को यातायात सलाहकार बोलने लग गए आजकल, तो सलाहकार क्या होते हैं जो जेडीए में या कहीं भी आप चले जाएँ तो वो कुछ अगर रिश्वत की राशि देता है तो उस व्यक्ति का काम सरलता से हो जाता है और घर पे आके वो दे भी जाता है, लो साहब आपका लाइसेंस बन गया। तो सिस्टम में काम हो सकता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। हमारा ये प्रयास रहता था कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। जब उस व्यक्ति के लिए कोई फ़ोन करता है, आपका जानकार है, उसके लिए आप करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ पे उसी महत्व के साथ, सम्मान के साथ उसको बैठाना, उसको पानी पिलाना, उसको व्यवस्थित रूप से मिलवाना और संबंधित को उसके लिए फ़ोन करना और उसको फिर ये आश्वासन देना कि भाई वो व्यक्ति है, वो वहाँ मिलेंगे, इस जगह मिलेंगे, इतने बजे मिलेंगे, और अगर आपका काम नहीं हो तो आप 3 दिन में या 7 दिन में वापस आ जाना। ये विश्वास उसको देना।
तो ये मुझे तो लगता था साधारण सी बात है, पर ये बहुत असाधारण सी बात है, इसीलिए शायद आपको जनता कलेक्टर का भी नाम दिया गया, क्योंकि कलेक्टर जनता के लिए होता है, लेकिन आपके साथ एक नाम जुड़ गया था जनता कलेक्टर, क्योंकि आप जिस डिपार्टमेंट में जुड़ते थे उसकी तह तक जाते थे। ये कई बार देखा, और अब आपसे चर्चा हो रही और दवाओं का जिक्र ना हो प्रज्ञा, ये संभव नहीं है। मेडिसिन मैन भी आपको कहा जाता था, आपने दवाओं के तह में जाकर ये फर्क बताया कि जो उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं हैं, जो कम रेट पर भी है और कभी ब्रांडेड है, उसके बीच का जो फर्क था, वो क्षण आपके लिए कैसा था, जब आपको जगह जगह से इस बात के लिए आपको नवाजा जा रहा था, आपको बहुत प्रशंसा मिल रही थी, वो दौर थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, भगवान ने जब दुनिया बनाई तो उसमें दुर्घटनाएं भी बनाई, वो त्रासदियाँ भी बनाई। आप देखते हो कभी कोई तूफान आ जाता है, कभी कोई भूकंप आ जाता है, काफ़ी लोग मर जाते हैं, कभी कोई सुनामी आ जाती है, हजारों लोग एक साथ बह जाते हैं। बिल्कुल। तो ये तो प्राकृतिक त्रासदियाँ हैं। एक बहुत गंभीर मानव जनित त्रासदी, ये जो ट्रेजेडी है, जो इंसानों ने खुद ने पैदा करी है, जैसे वॉर, जैसे लड़ाई होती है जब, तो उसमें हजारों जो मासूम लोग हैं या जो मतलब बेकसूर लोग हैं वो मर जाते हैं। पर एक ऐसी त्रासदी है जो हमारे चारों ओर घट रही है, पर जो हमें दिखती नहीं है, क्योंकि वो वॉर में जो वन टाइम जो डेथ्स होती है उतनी वो ड्रामेटिक नहीं होती है, उतना हमारा ध्यान नहीं खींचती, बट वो उससे ज़्यादा गंभीर है। और उससे ज़्यादा मृत्यु जो किसी एक लड़ाई में या प्राकृतिक त्रासदी में होती है, उससे ज़्यादा मृत्यु जिस कारण से हो रही है वो है जो आवश्यक दवाइयाँ हैं वो लोगों तक ना पहुँच पाना। और वो क्यों नहीं पहुँच पाती? इसलिए नहीं पहुँच पाती कि जो दवा है उसकी उत्पादन लागत है वो तो मान लीजिए 2 रुपये ही है या 5 रुपये ही है, पर उस पर जो कीमत छपी हुई है वो कोई 50 रुपये छपी हुई है या 100 रुपये छपी हुई है। तो अब क्या हुआ, जो मान लीजिए कोई सब्जी का ठेला लगाता है या कोई महिला मंदिर के बाहर फूल बेचती है, तो वो शायद 100 रुपये की दवा नहीं खरीद सकती, या वो प्रेफर करती है कि अब मैं शायद ये पैसे अपने जो घर का राशन है वो ले आऊँ, फिर उसके बाद शायद पैसे है ही नहीं कि वो दवा खरीद सके। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं, और बहुत सी का मतलब ऐसी हजारों दवाइयाँ हैं जो कि अपनी जो वास्तविक उत्पादन लागत है उससे 2 गुनी, 5 गुनी, 10 गुनी और कई बार 100 गुनी कीमत पर भी बिकती हैं। अच्छा। हाँ, और जो साधारण व्यक्ति है, जो मरीज है, विशेषकर मैं तो अनपढ़ शब्द काम में नहीं लूँगा, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है वो भी इस चीज़ को जज नहीं कर पाएगा कि जो दफ़ा वो खरीद के ला रहा है वो कितनी कीमत होगी, उसकी वास्तविक कीमत कितनी होगी। इस कारण से बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं उनके अगर रोग है, कष्ट है, पीड़ा है, वो दूर हो सकती है, वो दूर नहीं हो पाती। तो हमने कोई विशेष काम नहीं किया, हमारी ड्यूटी थी वो काम किया कि जो दवाइयाँ हैं उनको उसकी उत्पादन लागत भी खरीद लें, और 5% 10% जो भी उसका हैंडल करने का जो प्रॉफिट लेना है उतना रखते हुए, उतना खर्चा लेते हुए और लोगों को विक्रय कर दें। तो ऐसा जब हमने ज़िले में किया, पहले चित्तौड़ में किया, फिर उसको नागौर में किया, तो लोगों को लगता था कि मतलब ये उनको जादू जैसा लगता था। वो जब दवा खरीदने जाते थे तो दवा पे उस पर कीमत जैसे रैपर पे लिखी रहती 30 रुपये लिखी रहती थी। हम कहते थे भाई तो 2.25 रुपये ही देने हैं। तो पहले लोग विश्वास नहीं करते थे, फिर लोग सोचते थे नकली है क्या दवा, ये सब स्टैंडर्ड है क्या, ख़राब है क्या, इस तरह से फिर लोगों को विश्वास। पर धीरे धीरे लोग जब उनको दवा लेने लगे, उनको पता लगा, हमें भी उनको विश्वास कराते हैं कि वही दवाइयाँ हैं जो आप केमिस्ट से खरीद कर आते हो, कोई अलग दवाई नहीं है, कोई अलग कंपनी नहीं है, बस हम आपको उसको सही कीमत पे दे रहे हैं। सर, यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या जो केमिस्ट जो दवाई बेचते हैं, जो महंगे दाम पर बेचते हैं, और जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं उनमें जो रेट का फ़र्क है, क्या उनमें कोई सॉल्ट का भी फ़र्क होता है, या उनके जो कंटेंट्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, और गुणवत्ता जो होती है वो सेम काम वर्क करती है? नहीं, देखो सुनो मेरी बात, दवा बिल्कुल सेम होती है। जैसे गिलास है, ये मेरा रखा है, वो आपका रखा है, आपका रखा है, तीनों में पानी बिल्कुल सेम है। बिल्कुल। तो दवा को हम पहचान कैसे करते हैं? उसकी आइडेंटिटी, उसकी प्योरिटी, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी एफिकेसी, 4 टेस्ट बताए गए हैं फार्माकोपियाज में। तो बिल्कुल सेम होती है, दवा भी सेम होती है, कंपनियां भी सेम होती हैं, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का फ़र्क होता है। पर मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यवसाय हो तो सम्यक होना चाहिए, वो शोषण आधारित नहीं होना चाहिए, वो किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहिए, वो किसी पीड़ा और कष्ट का कारण नहीं बनना चाहिए। बट वहाँ ऐसा नहीं हो रहा, और जो दवाइयाँ हैं उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी है कि कुछ डॉक्टर्स को कुछ इंड्यूस करके, कुछ उनको इन्वॉल्व करके, कुछ केमिस्ट को, कुछ एमआर को इन्वॉल्व करके एक इस तरह की शोषण की व्यवस्था बनी हुई है काफ़ी हद तक, जो कि मरीज के लिए हितकारी नहीं है। उनको तो आर्थिक लाभ होता है। मेरा मानना है ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है तो उसको कोई धर्मादेही वो काम करना है या मुफ्ती काम करना है, बट अपने लिए रीजनेबल प्रॉफिट सेट असाइड करके, और फिर मरीज के साथ चीटिंग किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। मैं उसका विरोध करता हूँ। और मैं किसी को, आपका भी बहुत हुआ होगा जब आपने ये मुहिम छेड़ी होगी। मैं उनको कहता था, मैं केमिस्ट को और जो
ड्रग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब मुझे जानते हैं, मैं उनकी हिट लिस्ट में हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं करते। उनको हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान इस चीज़ से हुआ है। बिल्कुल। पर मैं उनको हमेशा समझाता था कि मैं किसी डॉक्टर के खिलाफ, केमिस्ट के खिलाफ या कोई ड्रग मैन्युफैक्चरर उनके खिलाफ नहीं हूँ, आपके विरोध में नहीं हूँ, बट मैं उस गरीब मरीज के साथ खड़ा हूँ जिसको आप दवा महंगी दे रहे हो। जी। तो उससे कुछ बदलाव आए। और ये फिर मैं तो पहले जिलों में इसको लागू किया था, कलेक्टर ग्रुप में हम यही कर सकते हैं, एक जिले पे आपका थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है। फिर जब मैं वहाँ से नागौर से यहाँ ट्रांसफ़र होकर आया मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो फिर ये पूरे राजस्थान में लागू हुई, और राजस्थान के बाद 18 और राज्यों में लागू हुई है ये। तो ये मैं समझता हूँ कि सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे अवसर दिया इस जीवन काल में कि मैं काम कर पाया। सर यहाँ पर एक बात मैं विक्रम जी पूछना चाहूँगी कि जैसे जो बड़ी बीमारियाँ हैं, चाहे कैंसर बोलें चाहे और कुछ बीमारी, जिसकी दवाई अगर हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो एक बॉटल जो 1 महीने चलती है वो 1 लाख या 1.25 लाख की आती है। क्या इन दवाइयों का भी सर जेनेरिक दवाइयों में कुछ रिप्लेसमेंट है कि हम सस्ते में वो खरीद सकते हैं और उनके इफेक्ट्स दोनों के सेम होते हैं? मैं आपको बताता हूँ एक बात, एक दवा का उदाहरण देकर बताता हूँ। एक बीमारी होती है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर बोलते हैं उसको। उसके लिए एक दवा आती थी, हाँ ल्यूकेमिया है ना, तो वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर हो जाता है उसमें, तो उसकी ड्रग आती है, बहुत इफेक्टिव ड्रग होती है, वंडर ड्रग बोलते हैं उसको, वो होती है इमेटिनिब मेसाइलेट। तो इमेटिनिब मेसाइलेट क्या हुआ कि जब बाज़ार में मिलती थी तो 1,25,456 रुपये का एक पैकेट मिलता था, जो आप 1 महीने का जो आप बता रही हैं ना, और लगभग इसका ट्रीटमेंट 3 साल चलता था। तो उसकी आप देख लो कि कितनी कीमत आती होगी, लगभग 1 साल में आप देख लीजिए तो 40 लाख है ना, 1 साल में 12 लाख, और पूरा ट्रीटमेंट कराने के लिए लगभग 40 लाख ट्रीटमेंट उसका था। अब आपके और मेरे पास भी 40 लाख रुपए नहीं है अगर आपने वो खर्च करने हो, एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब आप देखो उसी दवा को जब हमने गवर्नमेंट में खरीदा, टेंडर से खरीदा, तो आप क्या गैस कर सकते हो उसकी कीमत कितनी आई होगी? उसकी कीमत आई 900 रुपये। अच्छा, कहाँ 1 लाख 1.25 लाख की दवाई है वो 900 रुपये में, 900 रुपये आई है ना। तो अब आपको बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा होगा टेंडर है ना। और ऐसी मतलब एक कंपनी नहीं, ऐसी लाइन लगा के करीब 10 कंपनियां थी जिन्होंने अपनी, किसी ने 900 दी, किसी ने 1000 दी, किसी ने 1200 दी, किसी ने 1500 दी। तो मतलब है ना। तो ये फ़र्क क्यों है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है, कोई भी नया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जब ईजाद करते हैं तो उसमें कंपनी काफ़ी रिसर्च करती है और उसको R&D का कॉस्ट मानते हैं उसको। तो R&D पे डेफिनेटली इससे नई दवाएं ईजाद होती है और वो होनी भी चाहिए। बट अब ये आपको फ़र्क भी मैं समझाता हूँ जी। तो जब वो दवा ईजाद हो जाती है तो कंपनी ने मान लीजिए उस पर 10 करोड़ रुपए खर्च किया है उसको डेवलप करने पे, उस मॉलिक्यूल को डेवलप करने में, तो कंपनी डेफिनेटली कोशिश करेगी कि भाई 10 करोड़ भी उसके रिकवर हों और थोड़ा सा उसका प्रॉफिट भी हो, 15 भी हो, 20 भी हो, वहाँ तक बात ठीक है। बट आप अगर 10 करोड़ खर्च करके और उससे 1000 करोड़ का प्रॉफिट वापस लेना चाहते हो तो ये अनएथिकल है, गलत है और मतलब मैं समझता हूँ अनैतिक है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है इसको ही हम कहते हैं कि आप बिल्कुल रीजनेबल प्रॉफिट। हमेशा एक वर्ड, भगवान बुद्ध ने भी एक बात कही थी कि व्यवसाय सम्यक होना चाहिए, ये सम्यकता नहीं है ना। अब उससे क्या होता है, वो दवा का पेटेंट रहता है उस कंपनी के पास, तो उसका पेटेंट का मतलब है कि उसकी एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स होते हैं फॉर 20 ईयर्स। तो अब वो दवा उसने बना ली, अब वो कोशिश करती है 20 साल तक वही बनाए, वही बेचे और मनमानी कीमत पे बेचे, और कैंसर के कई मरीज मरते हो तो मर जाए उनकी बला से। ये कभी सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था एक दवा के लिए, तो उसमें बात आई थी, एक नई दवा आई थी ऐसी कैंसर की, वो भी इतनी लगभग उसकी इतनी कीमत थी जी। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने, कंपनी ने खुद ने माना कि उस रेट पे ओनली 2% ऑफ द पेशेंट कैन अफोर्ड दैट ड्रग। बिल्कुल सर, है ना। तो मेरे कहना है कि अगर उसको कम कर दें तो ज़्यादा लोग उसको मिल पाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण कि जो कैंसर से जो डेथ हो रही है उसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे। बिल्कुल, तो रेशो कम हो जाएगा। पर अब हो क्या रहा है, ये जेनरिक ब्रांडेड का क्या चक्कर है, ये चक्कर है कि चलो ठीक है, आपका एकाधिकार है और आपके राइट्स हैं पेटेंट एक्ट के तहत, तो ठीक है आप उसको बना रहे हैं, अनरीजनेबल भी लेते ही हैं ये लोग। पर जब ड्रग आउट ऑफ पेटेंट हो गई, जैसे मान लो पैरास्टामोल है, सेट्रिजिन, अभी तो 100 साल पहले बनी थी, बिल्कुल, उसको भी 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना ज़्यादा कीमत पे बेचना, मैं समझता हूँ गलत है। और यही वो फ़र्क है, वही दवा होती है तो उस पर, क्योंकि उस पर ब्रांड नेम लगाए जाते हैं। तो ब्रांड नेम से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, वो कहे कि साहब आप ये कैमलिन की पेंसिल लाना या फ्लोरा की पेंसिल लाना, इससे तुम्हारे बच्चा की शिक्षा अच्छी होगी। तो उस ब्रांड, पेंसिल के ब्रांड से बच्चे की शिक्षा का कोई संबंध नहीं है। तो ये इस तरह की जो ये गलत चीज़ें चल रही हैं,
इसको रोकने की बहुत आवश्यकता है। इसमें राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं, बहुत सारे कदम अभी भी उठाए जाने हैं। बिल्कुल। मैंने संसद में भी 2 बार इसका प्रेजेंटेशन दिया समितियों के सामने। अच्छा। कि जो ड्रग प्राइसिंग का जो डिफरेंस है, क्योंकि ये प्राइसिंग है, ये और जो मेडिकल डिवाइसेज है, पेस मेकर्स हैं, स्टेंट्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा है। जबकि ये संभव है कि जिसको मान लो हार्ट अटैक आ गया तो संभव है कि बहुत कम कीमत में उसको स्टेंट लग सके, या उसको हार्ट अटैक का जो ब्लॉकेज होता है उसको खोलने का इंजेक्शन लग सके। तो ये मैं समझता हूँ लंबी लड़ाई है, मुझे नहीं पता इस जीवन काल में पूरी होगी कि नहीं होगी। आपने मेरा बहुत प्रयास सारे पूरा नवाचार रहेगा। किया है और एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें कि आप अलबेलो राजस्थान में रूबरू हो रहे हैं वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर समित शर्मा से, जिन्होंने अलग अलग विभागों में रहते हुए इतने सारे नवाचार किए हैं कि हर नवाचार की एक अलग चर्चा हो और उसके ऊपर एक अलग एपिसोड बन जाए, लेकिन समय सीमा होती है। तो अलग अलग चीज़ों की बात करें प्रज्ञा, कई बार जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि आप जब जहाँ पर भी आपका पदस्थापन होता है, आपके कार्यालय के बाहर तख्ती पर लिखा होता है कि मिलने का समय अनलिमिटेड, मतलब आपसे मिलने के लिए कोई समय का एक फिक्स नहीं होता है। जब आप जलदाय विभाग से जुड़े होते हैं तो आप सुबह खुद चले जाते हैं कि जलापूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, हर चीज़ को आप जांच लेते हैं। परिंदे आसमान में फ्री से उड़ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, आसमान पर भी नजर रहती है। तो इतना सारा आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? और ये अफसरशाही की प्रशंसा है कि ऐसे अधिकारी हमारे बीच में हैं जी। और कितने सरल स्वभाव के हैं, बिल्कुल शालीनता से हर वही बात को सुन भी रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। वही आपका गुण हम जानना चाह रहे हैं, आप कैसे मैनेज कर लेते हो? नहीं, पहली बात तो प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मैं जो भी करता हूँ मेरी ड्यूटी का पार्ट है, इट्स पार्ट ऑफ माई ड्यूटी, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। और मैं आप ही की तरह साधारण व्यक्ति हूँ, और ये इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आप सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, देखिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या इवन जो और भी जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें भी, तो उसमें वो सब उन लोगों को लोक सेवक की परिभाषा में गिना गया है जी। लोक सेवक मतलब पब्लिक सर्वेंट। तो बेसिकली मैं अपने आप को एक लोक सेवक के रूप में देखता हूँ, और जो सेवाएं उपलब्ध कराने का दायित्व मुझे दिया गया है उसका मूल्य सरकार मुझे देती है मेरी सैलरी के रूप में जी। मेरी कोशिश रहती है कि जितना मूल्य मुझे दिया जाता है उतने मूल्य की मैं सेवाएं प्रदान करूं। बहुत सरलता से मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप आलू खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आलू 50 रुपये हैं, तो अगर आप दुकानदार को 50 रुपये देते हैं तो ये अपेक्षा करते हैं कि वो 1 किलो आलू आपको तोल के दे दे। अगर वो कम दे रहा है इसका मतलब वो डंडी मार रहा है, वो व्यक्ति बेईमान है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति राज्य सरकार से, और राज्य सरकारी पैसा कहाँ से आ रहा है, ये जो लोगों पे जो टैक्स लगता है उनका जो पैसा है वो आपको सैलरी के रूप में गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है, तो उनके प्रति आपका कमिटमेंट है। उन्हीं के पैसों से ही हमारा घर चलता है, हमारे घर में चूल्हा जलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं खुद भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ और बाकी लोगों को भी बात कहता हूँ। उसके लिए बहुत ज़रूरी क्या है, जो आप कह रहे हैं कि ऑफिस में मिलेंगे, समय पे मिलेंगे जी। तो देखिए अगर सर्विस डिलीवरी होनी है तो उसके लिए 3 कारक हैं उसमें, या 3 फैक्टर्स हैं। पहला, एक तो सेवा प्रदाता जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, दूसरा सर्विस डिलीवरी पॉइंट या सेवा प्रदायगी स्थल, और तीसरा सेवा का प्रदान किया जाना। अब कोई भी सेवा ले लें, मान लीजिए जैसे हमारे जो पशु चिकित्सालय हैं वो ले लें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक चिकित्सालय हो जो कि सेवा प्रदान स्थल है, दूसरा वहाँ पे सेवा प्रदाता वहाँ पे उपस्थित हो, और तीसरा वो सर्विस दे। अब सर्विस देने के लिए ये 2 चीज़ें पहले बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इस बात पे बहुत इंसिस्ट करता हूँ कि संबंधित व्यक्ति को, मान लीजिए जैसे ड्राइवर है, अगर वो आया ही नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी जी। है ना। जैसे मान लीजिए एक्सरे टेक्नीशियन नहीं आया तो उस दिन जो भी व्यक्ति आएगा उसका एक्सरे नहीं हो पाएगा, फार्मेसी नहीं आएगा तो उसको दवा नहीं मिल पाएगी, है ना। टीचर नहीं है तो उसको बच्चे को पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पूरे समय अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहें और सर्विस डिलीवरी करें। इसी को इंश्योर कराने का प्रयास करते हैं। जी जी, ये आपने बखूबी से समझाया भी है। जी। और सर अभी वर्तमान में आप गौपालन और डेयरी विभाग में हैं, पशुपालन विभाग में कार्यरत हैं। सर यहाँ एक बात मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से जो वेटरनरी अस्पताल या क्लिनिक खुले हुए हैं, कई बार ऐसा देखने में आता है अक्सर समय सीमाएं नहीं है खुलने की, समय पर खुलते नहीं हैं, और अगर खुले हुए भी हैं तो वहाँ पर वेटरनरी चिकित्सक उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ उपाय किए जाएँ कि वो समय पर खुले, वहाँ चिकित्सकों की व्यवस्था भी हो और मॉनिटरिंग एक हो सके, ताकि पशुओं को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है पशु, या कोई बीमार पशु आता है तो उसकी प्रॉपर देखभाल हो सके, क्योंकि मरीज यहाँ शिकायत भी नहीं कर सकते। ये ऐसा डिपार्टमेंट है जब मरीज आपको डायरेक्ट शिकायत नहीं कर पाएंगे। देखिए अगर ऐसा है तो हमारा दायित्व कई गुना बढ़ जाता है, और इसके लिए क्या करना चाहिए, ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ऐसा होना बहुत आवश्यक है, तभी तो पशुपालन को सेवा मिल पाएगी और पशुओं को ट्रीटमेंट मिल पाएगा। पहला है लीडिंग बाय एग्जाम्पल। मेरा
प्रयास रहता है कि मैं समय पे ऑफिस जाऊं और बाकी लोग भी ऐसा ही करें। अगर आप एग्जाम्पल से लीड नहीं करते, अगर मैं लेट जाऊं और दूसरों से अपेक्षा करूं, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। दूसरा, हम लोग ये निर्देश देते हैं, वीसी में सब चीज़ बताते हैं, हम उनको एनकरेज भी करते हैं कि भाई ये जो डिसिप्लिन है और पंक्चुअलिटी है, ये आपके अंदर आप इम्बाइब करो। मैं वीसी में बिल्कुल साफ कहता हूँ। मैंने कहा जैसे मान लीजिए जो पाकिस्तान की सीमा पर जो हमारा सैनिक है, मान लीजिए जब शिफ्ट ड्यूटी होती है और मान लो वो 10 मिनट लेट हो जाए तो क्या होगा, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। ये हमें समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। आपका कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये उनको बार बार समझाता हूँ। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब तक वो उसको अंदर से नहीं करेंगे, तो जब तक वो दबाव है जब तक करेंगे। अगर इंटरनली मोटिवेट नहीं होंगे तो जब कोई इसको नहीं देख रहा है वो नहीं करेंगे। मैं उनको ये भी कहता हूँ, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो जैसे जो आपके बच्चे हैं वो भी लेट जाएंगे, और कभी देखना उनका जब उनका इंपॉर्टेंट मैच होगा तो उस दिन या एग्ज़ाम होगा तो उस दिन लेट पहुंचेंगे, उनकी फ़्लाइट मिस होगी। तो मैं ये बता दूँ, अब सिस्टम्स क्या है इसके लिए? सिस्टम्स हैं कि हमने जो कार्यालय खुलने बंद होने का समय है वो बाहर लिखवाया है, और एक मोबाइल ऐप जो DYT ने तैयार किया उसके माध्यम से मैं भी अपनी अटेंडेंस के माध्यम से करता हूँ। उससे क्या होता है कि मार्क इन और मार्क आउट आप कर देते हैं। हाँ। और वो इंटरनेट से लिंक्ड है। तो मान लीजिए आप हमारे ऑफिस को अगर देखना चाहें, जैसे मान लो मेरा देखना चाहें आप, तो मैं सीट पे हूँ कि नहीं ये आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। इसी सर ऐसी कोई वेबसाइट या कोई लिंक है तो आप बता सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। ये नवाचार भी आपने शुरू किया था शायद। हाँ जी, हम प्रयास करते हैं साहब, क्योंकि जैसे मान लीजिए आज सबसे बड़ी जो लोक सेवक की मिलने या ना मिलने की जो अनसर्टनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको मान लीजिए अभी SMS हॉस्पिटल जाना है, तो वो फलाने डॉक्टर साहब वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो सीट पे हैं कि नहीं है, तो ये आम आदमी के लिए तो संभव नहीं है। अगर मैं भी जाऊँगा तो मैं वो पूछ के जाऊँगा, डॉक्टर साहब आप हैं क्या, मैं आ जाऊँ कि आप कहाँ हूँ। सुनिए बात, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये वेबसाइट पे जाके, जो हमारे पशुपालन विभाग की वेबसाइट है उस पर लिंक दे रखा है, तो उस पर आप देख के क्लिक कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति आ गया है, अगर हॉस्पिटल में आ गया है, ये हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए सेवाओं को प्रदान करने के लिए। तो ये जियो फेंस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि अगर कोई ऑफिस के अपने 200 मीटर की परिधि में आ जाता है और मार्क करता है तो फिर वो ग्रीन हो जाता है और वो दिख जाता है। वो चाह के भी झूठ नहीं बोल सकता है, उस परिधि में है और वो टेक्नोलॉजी से संभव नहीं है, तो उस सूरत में भी उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। टेक्नोलॉजी से संभव नहीं है। टेक्नोलॉजी जो संविधान में जो अनुच्छेद 14 लिखा है, राइट टू इक्वलिटी, उसका बहुत बखूबी इस्तेमाल करती है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि डीजी यात्रा से अगर हवाई यात्रा करने वाले हैं तो वो आपको फेस रिकॉग्निशन से पहचान सकती है। उसमें कोई सिफारिश नहीं चल सकती, उसमें कोई प्रभाव नहीं चल सकता। उसमें आप उसको ये नहीं कह सकते कि साहब मैं फलां मिनिस्टर हूँ या मैं फलां अधिकारी हूँ या फलाना पुलिस अधिकारी हूँ, मुझे जाने दो, वो नहीं जाने देगा। तो टेक्नोलॉजी का एक बहुत संभाव जो लेके आती है, जो वास्तव में समानता लेके आती है, वो टेक्नोलॉजी लेके आती है। तो इससे प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है। तो ऐसा हम प्रयास करें। दूसरा, हम फील्ड विजिट करते हैं, तो अगर कोई अच्छा मिलता है, अच्छा काम करता मिलता है, उसको प्रशस्ति पत्र जारी करते हैं, उसको चॉकलेट्स वगैरह देते हैं, उसको फोटोज़ में डालते हैं, अखबार में डालते हैं कि इनको प्रशस्ति पत्र मिले। कोई नहीं मिलता तो निलंबित भी करना पड़ता है, तो वो भी, उससे भी सुधार आता है। जी सर, ऐसे में आपने एक और सकारात्मक कदम उठाया, मोबाइल वेटरनरी वैन जो हर राज्यों में, जिलों में आपने चालू करवाई हैं। सर इस बारे में बताएं, ये क्या व्यवस्था है और किस तरह से एक आम आदमी इससे जुड़ सकता है? देखिए, मोबाइल वेटरनरी यूनिट की जो व्यवस्था है वो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की है जी, और राजस्थान उसमें अग्रणी है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा 536 मोबाइल जो वेटरनरी यूनिट्स हैं वो चल रही हैं, और उसको हम ड्यूअल मोड पे चलाते हैं। ड्यूअल मोड का मतलब है कि पहले 3 घंटे तो वो कैंप करती हैं, तो एक निश्चित स्थान पे जो उनकी सर्विसेज है, चाहे हेल्थ चेकअप की, चाहे ट्रीटमेंट की, चाहे वैक्सीनेशन की, इस तरह की सेवाएं हैं, उसमें हमारा जो LSA है वो भी चल जाता है और वो उसको मिलती है जी। और उसके बाद वो कॉल मोड पे चलती है। तो कॉल मोड के लिए एक इसका हेल्पलाइन नंबर है 1962, उस पर कोई भी पशुपालक है वो फ़ोन कर सकता है। 1962 जो आप देख रहे हैं ये जरूर नोट कर ले। 1962 जो मोबाइल वैन है उससे जुड़ी बात चली, वेटनरी वैन 1962, इस नंबर पे डायल हो सकता है। इस पे डायल करेंगे, इस पे वहाँ फिर जो भी पशुपालक वहाँ कॉल करता है तो वहाँ पे हमारा कॉल सेंटर बना हुआ है। वहाँ पे करीब हमारे 40 कॉल एग्जीक्यूटिव्स हैं जो ट्रेंड, जो हमारे जो लाइफ स्टॉक असिस्टेंट्स हैं वो हैं। वो उससे बात करते हैं भाई कौन सा पशु है, क्या बीमारी है, कहाँ आपका नाम पता है, कहाँ जाना है। वो फिर कॉल बुक करते हैं, कॉल बुक करके सीधा ड्राइवर के पास जाता है। वैन पे, प्रत्येक वैन पे या मोबाइल वेटरनरी यूनिट में एक ड्राइवर के अलावा ड्राइवर कम असिस्टेंट होता है, वो हेल्प भी करता है। फिर एक लाइफ स्टॉक असिस्टेंट होता है, एक वेटरनरी डॉक्टर भी होता है। तो ये 3 लोगों की टीम होती है। उसकी वहाँ पे आवश्यक दवाइयाँ होती है, कुछ छोटे मोटे उपकरण भी होते हैं। तो वो जाकर के पशुपालक के द्वार पे जाकर के और जो पशु होता है उसको उपचार करता है, उसको सलाह देता है।
तो इस तरह की जो फैसिलिटी है, हाईएस्ट नंबर भी वैन्स भी हमारे हैं, जो हाईएस्ट कॉल्स भी है वो भी यहाँ बुक हो रही हैं, जो नंबर ऑफ जो एनिमल्स अटेंडेड हैं वो भी राजस्थान में हाईएस्ट है। तो एक बहुत बड़ी सर, सुविधा यहाँ पर है। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी मकर संक्रांति का त्यौहार गया है, ऐसे में बहुत से पशु पक्षी हैं, पक्षी स्पेशली जो मांझे की वजह से कट गए या कुछ ना कुछ उनको चोट लगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई उनकी, तो ऐसे में क्या कोई हेल्पलाइन नंबर सेम वही है कि मोबाइल वेटरनरी वैन आएगी, उन पक्षियों को लेके जाएगी, उनका प्रॉपर इलाज होगा और वो स्वस्थ हो पाएंगे? देखिए, जो मोबाइल वेटरनरी यूनिट है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। अच्छा। तो हाँ, तो शहरी क्षेत्र के लिए नहीं है अभी। अच्छा। और तो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर तो है, दूसरा हेल्पलाइन नंबर है उसको 2373237। 2373227। हाँ ठीक है, 3237 जी। 373237 उसके आगे 2 लगा दें, ये ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल 3732 वो याद रहने के लिए आपको, मुझे भी ऐसे याद रहता है। जी। तो उस पर आप कॉल करके असिस्टेंट ले सकते हैं। और हमारे जो 16 यहाँ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अभी संक्रांत पे, क्योंकि अभी पतंग कुछ दिनों तक और ज़्यादा उड़ेंगी, तो जो पक्षी जो घायल हो जाते हैं उनके आपने एक अभियान भी शुरू किया था वो फ्री स्काई के लिए, परिंदों के लिए। जी, वो सरकार का प्रयास है जी। और जो राज्य सरकार जिस तरह से पशु कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं, उसके हिसाब से विभाग है वो कार्य करता है। और बहुत आवश्यक है कि जो स्काई है उसको पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाए, कम से कम उससे उनका अहित तो नहीं हो, किसी की जान न जाए, ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और बात हो रही थी प्रज्ञा, पशुओं की हो रही थी, एक बात और जिक्र मुझे बात याद आ रही है कि इंसानों के लिए भी कोई शब्द प्रयोग में लाया जाता है तो ज़्यादातर अधिकारी लोड नहीं लेते, लेकिन आपने आवारा शब्द जो निराश्रित पशु पक्षी थे, गाय के बछड़े, उनके लिए आपने कहा, आवाज उठाई, ये शायद कुछ ऐसी बात ही आपने कहा कि आवारा नहीं कहना चाहिए उनको, इनके पीछे क्या भावना रही, क्या ये भी देखिए, जब हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक अधिकारी के रूप में काम करते हैं, तो जो पूरी गवर्नमेंट होती है उसकी टीम का एक हिस्सा होते हैं। तो आप ये ना कहें कि मैंने किया है, हम जो भी कार्य करते हैं, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो सर आपसे ही हम वो सरकार पूरी के जानकारी लेना चाहेंगे। गवर्नमेंट के बिहाफ पे करते हैं, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की इसमें सोच थी कि जो गाय है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। और हम सब के लिए भी, मुझे ध्यान है कि हमारे घर पे भी गाय, जो गाय है उसके लिए पहली जो रोटी होती है वो गाय के लिए बना के रखते हैं। अभी भी सब परिवार में ऐसे हैं, उनको गौग्रास निकाल के रखते हैं पहले, अगर कुछ ऐसे कोई अनुष्ठान या कोई कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, तो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को ध्यान में रखते हुए एक इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं कि जो गाय हैं, मान लीजिए कोई अगर उसको सड़क पे किसी ने छोड़ दिया है ना, या अगर वो दूध नहीं दे रही है और उसको पशुपालक ने या डेयरी वाले ने उसको निकाल दिया, तो उसमें इस गाय की तो गलती नहीं है, बहुत ज़्यादा गलती उस व्यक्ति की है जो स्वार्थी है, जो लालची है। जब तक उसको काम पड़ रहा था उस गाय से, और गाय जब तक उसको दूध दे रही थी या हेल्प कर रही थी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, तब तक उसने रखा, उसको छोड़ दिया। तो इसलिए फिर हमने उसको हम आवारा शब्द नहीं कहेंगे, इस प्रकार के निर्देश हैं वो सरकार ने जारी किए, उसको जिससे कि उसके प्रति एक सही सम्मान हो, एक गाय के कल्याण के प्रति सही दृष्टिकोण हो समाज में, इसलिए ऐसे निर्देश जारी किए। हे दृष्टि से ना देखा जाए उनको, ये जिन्होंने उसको निकाला है उनको जरूर हे दृष्टि से देखा जाएगा, उनकी वजह से वो सड़कों पर निराश्रित है। और सर, जब गौ की बात चल रही है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है, ऐसे में जो गौशालाएं बनी हुई हैं उसमें अनुदान भी हम देते हैं, सरकारें भी देती हैं, गैर सरकारी संस्थान भी देती हैं। ऐसे में पारदर्शिता बनी रहे और जो अनुदान दिया जा रहा है वो वहीं की गौशालाओं के ही काम आए। और सर, एक बात और यहाँ जानना चाहेंगे कि जो गौशालाओं से जैसे गोबर है या गौमूत्र है, इसका भी एक अच्छी तरह से काम में लिया जाए, क्योंकि आयुर्वेद में भी गौमूत्र को बहुत अच्छे तरह से काम में लिया जाता है, दवाइयों में काम में लिया जाता है। तो सर, इनको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं जिससे जो अनुदान है वो गौशालाओं के ही काम में आए और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी वहीं के लिए काम में आए? देखिए, क्योंकि गाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सम्मानजनक है और पूजनीय है, इसलिए जो ऐसी गायें हैं जिनको पशुपालक नहीं रखते, उनके लिए राजस्थान भर में करीब 3043 गौशालाएं हैं वो संचालित की जा रही हैं, और वहाँ पे लगभग 12 लाख गायें हैं वो वहाँ रहती हैं और उनकी देखभाल होती है। और अभी राज्य सरकार ने जो राशि है, जो प्रति पशु, छोटे पशु 20 से बढ़ाकर उसको भी 10% बढ़ाया, जो बड़े पशु 40 है उसको बढ़ा के 44 किया, उसको भी 10% बढ़ाया, तो राशि बढ़ाई गई है जिससे उनकी सही देखभाल हो सके। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम 1150 करोड़ रुपए प्रति वर्ष गौशालाओं को देते हैं,
तो उसमें किसी प्रकार कोई करप्शन नहीं हो। बिल्कुल। तो उसके लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है कुछ तैयार किया गया है अभी, कुछ और अभी इसमें पारदर्शिता लाने के लिए इसको जो इसकी बिल्स वगैरह सबमिट करने की प्रक्रिया उसको भी ऑनलाइन करने का हम प्रयास करें और जल्दी ही उसको कर लेंगे। तो उसमें प्रयास ये है कि प्रत्येक जो गौशाला है उसके लिए एक यूनिक उसका एक आईडी हो, उसकी पहचान को हो, प्रत्येक गौशाला की एक वेबसाइट हो जिसमें पता रहे कि वो गौशाला है या नहीं, है भी या नहीं, है ना, अगर है तो कहाँ है, जैसे कोई व्यक्ति वहाँ जाना चाहे तो उसकी जीपीएस कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, फिर उसके जो बताया कि कितनी गायें हैं, किसकी गौशाला है, कितनी भूमि है, वो जो सारे उसके पर्टिकुलर्स हैं, तो पूरी इसकी डिटेलिंग है वो भी तैयार की गई है। फिर गौशाला के लिए आवेदन की प्रक्रिया, जो उसके लिए जो जो राशि दी जाती है गायों की देखभाल के लिए, उसके आवेदन की प्रक्रिया, उसके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। क्योंकि क्या होता है कि ऐसी भी स्थिति बनती है कि मान लीजिए गायें जैसे 1000 ही गायें हैं, वो 2000 गाय का अनुदान लेना चाहता है, बाकी गाय है ही नहीं, तो उसको कैसे हम ऑब्जेक्टिवली और वस्तुनिष्ठता के साथ उसको वेरीफाई करेंगे, इसकी प्रक्रिया, उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया, फिर उसके भुगतान की प्रक्रिया, ये सब पूर्णतः पारदर्शी प्रणाली से हो, डीबीटी के माध्यम से हो, ये सुनिश्चित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ सिस्टम्स हमने डेवलप किए, कुछ आने वाले समय में डेवलप करेंगे, जिससे जिस गाय के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो उसी गाय तक या उसी गौपालक तक पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये भी कहना है कि इतनी सारी गायें हैं हमारे पास, तो इस पर इतनी राशि भी खर्च हो रही है, तो क्या हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं क्या कि जो गौशालाएँ हैं हमारी, उनके पास गाय है, वो भी एक एसेट है अगर उसको उस रूप में देखा जाए तो वो क्या वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं क्या, या वो स्वावलंबी बन सकती हैं क्या। तो उसके लिए अभी जैसे राज्य सरकार ने गौकास्ट मशीन का जो उपक्रम है वो शुरू किया है। तो कुछ गौकास्ट मशीन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वितरित की थी जब राज्य सरकार का 1 साल पूरा हुआ, और कुछ अब और देंगे। तो स्टार्टिंग में हमने 100 गौकास्ट मशीन दी है। गौकास्ट मशीन क्या होती है, ये मूल्य संवर्धन की मशीन है, जिसमें मान लीजिए जैसे गोबर है, तो गोबर की कीमत तो होती है कम, गोबर की कीमत से 10 गुना ज़्यादा कीमती गौकास्ट बनाती है। उसमें गोबर हम डालते हैं और उसमें प्रेस होकर के और डिहाइड्रेट होकर के और गौकास्ट मशीन निकलती है। तो उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो गौशाला को कुछ राशि मिल जाती है उससे, दूसरा क्या है कि जो अंत्येष्टि के समय या हवन आदि के समय, और कई जगह तो हलवाई वगैरह भी इसको काम में लेने लग गए, तो जो पेड़ कटते थे या जो लकड़ियाँ की जो डिमांड थी उसमें कमी आ गई और उसका गौकास्ट उसका सब्स्टिट्यूट बन गया। दूसरा हम उनको ये एनकरेज करते हैं कि जैसे अभी क्या गोबर ही एज इट इज़ बेच देते हैं, है ना, तो उनको हम एनकरेज कर रहे हैं कि आप उससे जैविक खाद बना के भेजो, फिर उसका वैल्यू ऐड हो जाता है। फिर गोबर से बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, जैसे दीपावली किट अभी हमने इस बार बनाया था, अगली बार उसको और ज़्यादा पॉपुलर करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें दिए बनाना, उससे गमले बनाना, हवन सामग्री बनाना, पूजन सामग्री बनाना, अगरबत्ती बनाना, धूप बत्ती बनाना, तो ये सारे उत्पाद हैं, इसके लिए हम प्रयास करें। इसी प्रकार जो गौमूत्र है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारी पतंजलि और डाबर से बात चल रही है, हालांकि उसको अभी बहुत आगे नहीं बढ़ पाई बात, क्योंकि वो अपने सोर्सेज से वो लेते हैं, बट इससे जैसे गोनाइल बनता है, गौमूत्र अर्क बनता है ना, तो उसकी अपनी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो काफ़ी लोग उसको लेते हैं। अभी तो पॉपुलर नहीं हो पाया, बट अगर ये सब जो उत्पाद हैं इनको हम प्रचारित करेंगे। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरवेंशन वो हो सकता है, वो ये कि जो गौशाला में गायें हैं वो गौशाला में इसलिए है क्योंकि वो दूध नहीं देती। दूध इसलिए नहीं देती क्योंकि उनके डिलीवरी नहीं हुई है, उन्हें बच्चों को जन्म नहीं दिया, तो इसलिए दूध नहीं आता है। तो इसमें बहुत सारी गायें इनफर्टाइल हैं। अगर हम प्रयास करें तो ये हो सकता है कि अगर न्यूट्रिशन कारण से या और कोई डिजीज़ के कारण से अगर वो इनफर्टाइल है, तो इनफर्टिलिटी को दूर करें तो इन गायों को भी दूध देने वाली गायों के रूप में बना सकता है, स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम। जी। तो बहुत सारे नवाचारों की बात हुई है प्रज्ञा, और अब जो जहन में बात आती है कि इतने सारे विभागों में आप रहे हैं, नवाचार किए हैं, बहुत नए आपने कीर्तिमान रचे हैं, इनके पीछे प्रेरणा कहाँ से आती है, आप कैसे मैनेज करते हैं? और अगला सवाल शायद प्रज्ञा जोड़ेंगी। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर मैं एक बात जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आप नवाचार करते आए हैं, हर विभाग में आपने नवाचार किए, वैसे ही यहाँ पर जब आप डेयरी और गौपालन विभाग में हैं, वहाँ पर भी बहुत से नवाचार आपने किए हैं। ऐसे में जो पशु हैं उनकी बीमारियों से रक्षा के लिए आपने एक टीकाकरण अभियान भी शुरू किया है। सर इस बारे में बताएं कि कहाँ से ये प्रेरणा मिली और टीकाकरण अभियान किस हद तक अभी कारगर चल रहा है? देखिए, जिस प्रकार ह्यूमन बींग्स में टीकाकरण डिजीज प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी प्रकार पशुओं में भी टीकाकरण वैसे ही है, उतना ही महत्वपूर्ण है। अभी 8 प्रकार के टीकाकरण कार्यक्रम चल रहे हैं। अच्छा। जो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है उसके तहत, और सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, जिसको हम बोलते हैं बोलचाल भाषा में खुर पका मुंह पका।
खुरपका, और वो बहुत डेडली डिजीज है और बहुत ज़्यादा उसमें डेथ्स होती हैं। और वो कैटल की डेथ होने के बाद जो पशुपालक है उसके पूरा जो हर्ड है वो खत्म हो जाता है, तो बिल्कुल वो ज़मीन पे आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 2 करोड़ वैक्सीनेशन का हमने जो काम है कर दिया। 197 में हो गया है, थोड़ा सा बाकी है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा क्या है, ब्रुसेलोसिस है, CSF है ना, शीप पॉक्स और गोट पॉक्स है, एंट्रोटॉक्सीमिया है, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है। अब ये थोड़े डिफिकल्ट नाम है, बट ये जो सारे जो डिजीज़ हैं इसके प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम चला रहे हैं। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि पशुपालक क्या नॉर्मली क्या उससे वैक्सीनेशन से कई बार बचते भी हैं। उनको लगता है कि हमारा पशु तो ठीक है, पर वो पशु ठीक रहे, स्वस्थ रहे, उसमें पशु मृत्यु बाद में ना हो रोग होने के बाद, इसलिए बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार ये डिजीज़ होते हैं, तो जैसे गाय दूध देना बंद करती है, भैंस दूध देना बंद कर देती है, तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है। तीसरा मैं आपको बताऊँगा कि खुद के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जो कई इसमें जूनोटिक डिजीज़ होते हैं, तो उससे क्या वो जो पशु से मनुष्य को लग जाते हैं वो डिजीज़। तो किसान की उसके और परिवार की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है कि जो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको इफेक्टिवली कराए, प्रॉपर टैगिंग कराए और वैक्सीनेशन कराए, वो उसके हित के लिए है। जी सर, अभी हमने गायों की बात की कि बहुत ही सराहनीय कदम उठा रही है सरकार गाय संरक्षण, गौ संरक्षण के लिए। सर, हम रहते हैं राजस्थान में जहां पर रेगिस्तान ज्यादा है, रेगिस्तान का जहाज भी है, बिल्कुल, और रेगिस्तान का जहाज सर ऊंट को कहते हैं। ऐसे में सर यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जो ऊंट है उसके संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए क्या सरकारें कदम उठा रही हैं कि ऊंट को संरक्षित किया जा सके, क्योंकि हमारे रेगिस्तान का जहाज है। और ऊँटनी के दूध से भी कई प्रोडक्ट्स आए, चर्चा में आए थे, वो भी बड़े मेडिसिन में कह लें बहुत कारगर है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया है जी। और ऊँटों का संवर्धन और संरक्षण अब आवश्यक भी हो गया है, क्योंकि राज्य पशु होते हुए भी ऊँटों की जो संख्या है लगातार कमी आई गई है। बिल्कुल सर, कमी आ गई है और ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है जी। तो इसको वापस ट्रैक पे लाने के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट घोषणा की थी उसमें उष्ट संरक्षण और विकास मिशन की स्थापना की बात की गई थी। उसका मिशन है, उसकी स्वीकृति आ गई, मिशन स्थापित हो गया है। और ऊँटों के उपचार के लिए हमने कुछ ट्रीटमेंट कैंप्स हैं वो भी आयोजित किए हैं। इसमें और बहुत सारी गतिविधियाँ हैं, उनके लिए मेले आयोजित करना, उनके लिए उपचार शिविर आयोजित करना, उनका वैक्सीनेशन करना, उनके जो दूध के प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाना, उनके विपणन की व्यवस्था करना, उनके लिए आर्टिफिशियल कोई ब्रीडिंग की जो व्यवस्था है इंसेमिनेशन करके उसकी व्यवस्था करना, ये सब हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, जो ऊँट का जो शिशु होता है, टोडियाँ बोलते हैं उनको, तो टोडियों के जन्म पे जो प्रोत्साहन राशि है उसको भी सरकार ने डबल कर दिया, उसको बढ़ा दिया गया है, जिससे कि पशुपालक प्रोत्साहित हो। बट अल्टीमेटली ये प्रयास हैं, अभी और प्रयास करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो ऊँट पालक है उसके लिए वो इकोनॉमिकली एक वायबल एक वेंचर हो। जब तक वो नहीं होगा तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उसमें कुछ नीतिगत जो परिवर्तन होने हैं वो भी ऑन द एनवेल हैं, विचाराधीन है, तो मैं समझता हूँ शीघ्र ही जारी होंगे। इससे संभवतः जो ऊँटों की जो संख्या है, जो कमी आती जा रही है, वो वापस पॉजिटिव साइड में आएगी, ग्रोथ में आएगी। सर, बहुत ही सराहनीय कदम सरकारें उठा रही हैं पशुओं के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए। सर, ऐसे में एक कदम और उठाया गया है, पशु कल्याण पखवाड़ा। क्या है सर ये पशु कल्याण पखवाड़ा और किस तरह से पशुओं के लिए, पशुपालकों के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है? देखिए, जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ तो मानव भी बना और पशु भी बने, है ना। मानव थोड़ा दिमाग ज़्यादा है उसमें, तो वो थोड़ा आगे बढ़ गया और पशुओं से आगे बढ़ गया। बाकी अगर हम, क्योंकि मैं जूलॉजी का भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो फ़र्क है ये वो टैक्सोनॉमी में नहीं दिखता, एनिमलिया किंगडम में ही है दोनों, है ना। और स्पीसीज अलग है, फैमिली वही आती है, सेम फैमिली से, है ना। तो पर इंसान में दिमाग भी ज़्यादा है, वो स्वार्थी भी ज़्यादा है, और वो पशु का उपयोग अपने हित में कर रहा था, वहाँ तक तो ठीक था। अब पर पशु का ही अहित करने लग जाए या उसको कष्ट देने लग जाए तो वो उचित नहीं है। इसीलिए जो पशु कल्याण पखवाड़ा है वो मनाया जाता है। इसके लिए कुछ कानून भी बने हुए हैं। तो इस दौरान इस पे फोकस रहता है हमारा कि जो एनिमल वेलफेयर एक्टिविटीज़ है उस पे हम फोकस करें। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें बर्ड फ्रीडम का आपने बताया, फिर इसमें जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उसके लिए कुछ प्रोग्राम होते हैं। इसमें एक समिति बनी है, जिला पशु क्रूरता निवारण समिति, तो इसके लिए कानून बना है, उसके तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनी है। तो उसको एक्टिवेट करना, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई उनको, आप देखते हैं कई बार ऐसी घटनाएं आती है, अखबार में आता है या कोई वीडियो आते हैं जो बहुत ही
ह्यूमन बींग्स उनको बहुत इनह्यूमनली ट्रीट करते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है और फिर इसमें और इशू आता है, जैसे पेट डॉग्स और आजकल बढ़ते आ रहे हैं। आजकल एक अजीब सी समस्या आती जा रही है, समस्या शब्द ही काम में लूँगा मैं, कि पहले तो लोग क्या घर में गाय को रखते थे, है ना, अब कुत्ते को रखते हैं, बिल्ली को रखते हैं, ठीक है। पहले तो घर में जो माता पिता होते थे वो पूजनीय होते थे, अब पेट्स जो हैं वो ज़्यादा प्यारे हो गए हैं, माँ बाप को तो वृद्धाश्रम भेज देते हैं और दुकान से वो उसको ख़रीद लाते हैं। तो इस तरह की जो एक ट्रेंड जो है, जो एक वेस्टर्न सोसाइटी का ट्रेंड है, वो इंडिया में आने लगा है, जो कि मैं इसको व्यक्तिगत रूप से मैं इसको अप्रूव नहीं करता, इसको डिसअप्रूव करता हूँ। क्योंकि जो ओवरऑल जो सामाजिक व्यवस्था है, क्योंकि ये मान लेना कि अगर आप माता पिता को छोड़ करके और एक पेट को लेके आए हो, पपी को लेके आए हो, तो आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा ही करने वाले हैं जी। बिल्कुल। तो ये बहुत आवश्यक है कि जो पेट शॉप्स क्योंकि सर ऐसा कहते हैं कि जो बच्चे माँ बाप को करते हुए देखते हैं वही वो उतारते हैं अपने जीवन में। सुनने से नहीं, देखने से बच्चे करते हैं। बहुत सी बातें आपसे करने का मन कर रहा है, लेकिन समय की भी कुछ सीमाएं हैं। बहुत सारी बातें रह भी गई है, लेकिन बहुत सी बातें रह गई है और अब घड़ी की सुइयां कहती है बस अब रुक जाइए। तो अलबेलो राजस्थान में आज आप मुखातिब हुए, आपसे भेंट हुई, जो आपसे पावना थे अलबेलो राजस्थान में डॉक्टर समित शर्मा, वरिष्ठ IAS अधिकारी, जिनके जीवन से हमने बहुत सारी बातें जानी हैं, सीखी है, और उनके जो काम करने का स्टाइल है, कैसे उन्होंने इसको अडॉप्ट किया, कैसे वो आप तक पहुंचा रहे, सब बातें हमने जानी है प्रज्ञा। और ये प्रोग्राम आज रात को भी टेलीकास्ट हो रहा है। अरे वाह। हाँ, रात को 8 बजे ये फिर से टेलीकास्ट होगा। तो एक बार फिर से हम डॉक्टर समित शर्मा का आपका बहुत बहुत आभार करते हैं, अभिनंदन का आपने समय दिया। और अलबेलो राजस्थान में एक नए गेस्ट के साथ फिर से मिलेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।